आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं कन्नौज के छिबरा मऊ के कपूरपुर मैदान में। और कपूरपुर मैदान में आप देख रहे हैं जनसैलाब पूरी तरह से नीला नीला हो चुका है ये मैदान। और यहाँ पर तमाम जितने भी नौजवान साथी आए हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली को एकदम खास बनाने के लिए। बता दें साथियों कि लोगों में इतना जुनून है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आगरा में जिस तरह की रैली हुई 20 लाख रिकॉर्ड तोड़ जनसमूह था वहाँ पर। और यहाँ पर भी जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि 10-11 बजे तक जाते जाते ये पूरा मैदान नीला हो जाएगा। और आप देख सकते हैं साथियों, भैया थोड़ा कैमरा उठाकर दिखा दीजिए, पूरा मैदान ये नीला हो चुका है। और आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, इनको अब जगह नहीं मिल रही है। कुर्सी पूरी तरह से फुल हो चुकी है, किसी को भी अब बैठने के लिए जगह नहीं है। अभी 3 घंटे 4 घंटे का समय है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आने का, लेकिन उससे पहले ही साथियों अब लोग खड़े होने शुरू हो रहे हैं। उधर आप देखें तो ट्राली से लोग भर भर कर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? जो रैली की बात की जा रही थी, आगरा के रिकॉर्ड तोड़ने की बात की जा रही थी, यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। 10-11 बजे ही फुल हो गया मैदान। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये आंदोलनकारी लोग हैं। जो आंदोलनकारी व्यक्ति होता है उसको ये परवाह नहीं होती कि हमारा नेता जब आएगा, या जो जिसको नेता बनना होता है वो तभी आता है जब उसको नेता आता है। यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये वो भीड़ है जिनके दिलों में चिंगारी जग गई है। बहुजन समाज के महापुरुषों का जो आंदोलन था उसको उन्होंने पढ़ा है, उनकी तकलीफ को समझा है, और खुद उनके हो सकता है उनके माँ बाप ने उसको सहा हो, तो उससे उन्होंने सीख ली। इसलिए इस भीड़ को सजाने में, संवारने में, उनको इकट्ठा करने में उन्होंने अपनी खुद ऊर्जा लगाई। इसलिए वो सारे लोग कार्यक्रम होने से बहुत पहले यहाँ पर आ गए हैं। और हमें लग रहा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ है, और आने वाले 2-4 घंटे में हो सकता है ये ग्राउंड फुल हो जाएगा। रोड पर भी लोग टहलते हुए मिलेंगे आपको। यूजीसी बिल को जिस तरह से लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले समर्थन किए, बाकी अन्य जो है ओबीसी और एससी एसटी समाज की जो बात करते हैं वो लोग भी पलटी मार गए। तो क्या आपको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के अकेले इस लड़ाई को देखते हुए यहाँ पर जनसैलाब जो उमड़ रहा है, खासतौर से यूजीसी बिल को लेकर जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अकेले जो लड़ाई लड़ी है, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह आपने बात की कि चंद्रशेखर भाई अकेले इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या इस बिल को पास किया जाएगा या उनके समर्थन में या उनके विरोध में? तो बात अकेले की नहीं होती है कि अकेला कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक चिड़िया थी जंगल में, जब आग लगी तो सारे पक्षी भाग गए थे और वो अकेली चोंच से पानी डाल रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इतिहास लिखा जाएगा, यूजीसी बिल अगर मान लीजिए पास हो गया या मान लीजिए नहीं पास हुआ, अगर नहीं पास हुआ, हमारे बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ जब यूनिवर्सिटियों में उनके साथ अत्याचार होगा, तब यूजीसी बिल का याद आएगा लोगों की। यूजीसी बिल पास हो जाता तो ये नहीं होता। तो उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम लिया जाएगा कि अगर भाई ने समर्थन किया होता, उन्होंने आंदोलन किया, अगर उनका जो है आंदोलन सफल हो जाता तो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो आंदोलनकारियों में उनका नाम आएगा। वो भले लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आने वाले समय में बहुजन समाज के नेताओं को चेतना होगा, जागना होगा। अगर वो नहीं जागे तो अगर आज बारी हमारी है तो कल आने वाले समय में तुम्हारे जो आने वाली संतान है उनकी बारी होगी। ये जो राजनीति है, जो नेता नगरी है, ये जीवन भर चलने वाली नहीं है। आप नेता हैं, आने वाले समय में आपके जो पीढ़ियां हैं वो आम जनता बनेगी, तो उनके साथ अत्याचार होगा, फिर आप क्या करेंगे? कुल मिलाकर ये देखा जाए, जो संविधान की बात करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लेकर राजनीति करते हैं, और जिस तरह से यूजीसी का जो नया रूल आया जिसमें सभी को समानता की बात दिखाई गई, एससी एसटी के साथ जिस तरह से ओबीसी वर्ग के लोगों पर भी जो लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, लगातार चोटियाँ काटी जा रही है, रोहित वेमुला जैसे जो केस आपने देखा किस तरह से सुसाइड करनी पड़ी। तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि 118% की जो वृद्धि हुई थी जातिवाद के प्रति, इस चीज़ को लेकर यूजीसी जो एक नया नियम ले आई, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का चाहे जैसे भी राजनीति के फंडे को लेकर समर्थन है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां सुनने को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंकने को देखे गए, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को तेलिया जैसे शब्दों, जातिवादी शब्द सूचकों का प्रयोग किया गया। क्या देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं।
ये जो यूजीसी बिल है इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण राजनीतिक कारण है, क्योंकि जो बीजेपी है और आरएसएस है और जो ये भाजपा है, ये भाजपा आरएसएस और जो भाजपा समर्थित लोग हैं, ये जो है जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनके माइंड में वो चीज़ें चलती हैं कि उनके समर्थन में सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इसमें माइंड लगाकर गेम खेला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह ये बिल का हम अगर जिक्र करते हैं, जो बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, आने वाले चुनाव में ग्राफ गिरेगा, वो तो 100% ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, लेकिन कब तक ईवीएम से जीतेंगे? जब जनता विरोध कर रही है तो कब तक ईवीएम से जीतेंगे? यूजीसी बिल जो लाया गया है इसलिए लाया गया कि उनका जो ग्राफ गिर रहा है तो लोग ये कहे कि मोदी जी ने हमारे समर्थन में बिल लाया इसलिए ओबीसी ने इनका विरोध किया, तो एससी लोगों ने जो जनरल कास्ट के लोगों ने विरोध किया, ओबीसी एससी लोगों ने उनको वोट दे दिया, तो ये प्रधानमंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए या सरकार बना लिए। इस जो है मकसद से यूजीसी बिल लाया गया है। हमें लगता है कि यूजीसी बिल पास होगा तो अच्छी बात है, ओबीसी एससी के लिए जो है जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके साथ अत्याचार नहीं होगा। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं तो उससे ये साफ जाहिर होता है वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो लाइसेंस मांग रहे हैं कि हमें ये कानून पास ना हो, हमें लाइसेंस मिल जाए अत्याचार करने का। जो एससी ओबीसी के छात्र हैं इनके ऊपर अत्याचार करने का हमें लाइसेंस मिल जाए, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। 2-3 कारण है यूजीसी के पीछे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने रैली में, जो आगरा की रैली में, उन्होंने कहा कि जो द्रोणाचार्य है वो डर रहा है कि अगर जो ये बिल पास हो जाएगा तो मैं अंगूठा जो है एकलव्य का नहीं काट पाऊंगा। तो ये जाहिर सी बात है ना कि जो टीचर, पहली बात तो कॉलेजों में जो सवर्ण कास्ट के बच्चे हैं उनको जो है एक लाइसेंस टाइप का मिल जाता है, हमारे बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। रही बात द्रोणाचार्य की, तो जो टीचर होते हैं वो भी अत्याचार करते हैं, वो जो है उत्पीड़न तो करते ही है जाति के नाम पर। दूसरा, जब बच्चे को प्रैक्टिकल में नंबर देने का नंबर आता है तो वो जो है नंबर काट देते हैं। तो यही है अंगूठा काटने का सिस्टम। वो चाहता ही नहीं कि ओबीसी एससी के बच्चे पढ़कर अच्छे प्रैक्टिकल में नंबर मिले तो अच्छा पास होकर इंटरव्यू में अच्छे रैंक पाए और वो जो है जॉब में पहुंचे, अच्छे पोजीशन में पहुंचे। वो द्रोणाचार वाला जो सिस्टम पुराना सिस्टम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस, सपा, बहुजन समाज पार्टी कुल मिलाकर पहले समर्थन करती है, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस नियम पर रोक लगाई तो बहन जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सही था। देखो बहन जी की अगर बात करें तो बहन जी जो है दबाव महसूस कर रही हैं, भारी दबाव महसूस कर रही हैं, तो वो खुलकर नहीं बोल पा रही, उनको ईडी सीबीआई का डर लगता है। हम कहते हैं आपको ईडी सीबीआई का डर लगता है तो आप घर बैठ जाइए, इन युवाओं के हाथ में जो है बागडोर सौंपिए। जो काम करने वाले लोग, मंजीत सिंह नोटियाल बसपा में काम करने वाला, इंदु चौधरी जी बसपा में काम करने वाली, जयप्रकाश जी बसपा में काम करने वाले, जो बंदे बोलने वाले हैं, सतपाल तंवर भी बसपा में काम करना चाहता, भाई चंद्रशेखर आजाद जी बसपा में काम करना चाहते हैं, लेकिन बहन जी इनके हाथों में क्यों बागडोर नहीं देना चाहते? आकाश आनंद जी है ना उनके साथ। आकाश आनंद जी को डर है, आकाश आनंद जी को इतना ज्ञान अभी नहीं है राजनीति के बारे में, उनको विरासत में राजनीति मिली। बाबा साहब अम्बेडकर राजा के पेट से राजा पैदा होगा ये सिस्टम वो खत्म कर चुके थे। आकाश आनंद जी को विरासत में राजनीति मिली है, उनको पता है कि अगर हम जो है बहन जी के विरोध में जाकर अगर हम राजनीति की बात करेंगे, बहुजन महापुरुषों के आंदोलन की बात करेंगे तो उनको टाइम नहीं लगेगा, बसपा से निकाल दिया जाएगा तो उनकी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। ये समझिए आप। जो युवा है जिनको वाकई मिशन मूवमेंट की जानकारी है, बहन जी से निवेदन है कि उनको अपने पार्टी में बुलाइए। अगर वाकई आप बहुजन समाज पार्टी को बहुजन समाज के नज़र से देखती हैं तो नहीं, तो बहन जी तो शुरू से ही ये बताती रही है कि आरएसएस का आदमी है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो शुरू से प्रयास करते रहे कि बहन जी के साथ मिलकर काम किया जाए, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बहन जी चाहती ही नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद जी को अपनी पार्टी में लेकर हम चले? अरे एक बार बुलाएं, बात तो करें, कम से कम बात करें, कौन पता चलेगा बहन जी आरएसएस के जो है इशारे पर काम कर रही है, चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा जब बैठकर बात करेंगे। बहन जी तो सवर्णों को भी खुश करने में लगी है कि सवर्ण जो है, ब्राह्मण जो है सताए जा रहे हैं, ब्राह्मण पीड़ित हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी पार्टी ब्राह्मण को देगी। तो अब जो है बहन जी का ब्राह्मण के साथ भाईचारा हो गया है, तो भाई को बचाने की मदद तो करेंगी ना। हमारा भाईचारा नहीं हुआ, इसलिए बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए इस भीड़ को इकट्ठा किए हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्र जो है कड़धार है बसपा के। सतीश चंद्र मिश्र की आप क्या बात करेंगे? जैसे कि दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता, उस तरह आप उम्मीद लगाए सतीश चंद्र मिश्रा की बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाए, नहीं हो सकता। अनिल मिश्रा जो है सतीश चंद्र मिश्रा की ही जाति का है,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या नहीं बोला? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही बताया, यहाँ तक कि बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है सकपाल है, अंबेडकर जो नाम ब्राह्मणों दिया गया था, उधार दिया गया था। अंबेडकर नहीं बल्कि संविधान निर्माता BN राव थे। यहाँ तक कि हद तो तब हो गई जब मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले फूंकने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि 9 वर्ष पर छायाचित्र को जलाकर रौंदने का काम किया गया। लेकिन इस पर भी बहन जी की चुप्पी, बहन जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर सत्ता से हम लोग दूर हैं, कई सालों से सत्ता से दूर हैं। बहन जी प्रतिक्रिया अगर देती हैं तो खुला समर्थन ये हो जाता है कि बहन जी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना चाहती, जबकि वो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि अपनी पार्टी को ही अपने हिसाब से और जो भाईचारा बनाया है सतीश चंद्र मिश्रा जी से, उनके हिसाब से पार्टी को चलाना चाहती हैं। अगर हम सत्ता में होते तो जिस तरह 1 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जो है जलाया गया और जो रौंदा गया, तो अगर हम सत्ता में होते तो उनकी गर्दन मरोड़ने का काम करते, संविधान के कानून के हिसाब से उनको इतना जूतों से मारते। संविधान, अगर सत्ता में हम होते तो संविधान के बाहर भी जाकर उनको जूतों से मारते और उसको रोड पर घड़ीस कर जनता के सामने बेइज्जत करते। ये जो उन्होंने कृत्य किया है, ये संविधान के विरोध में है, संविधान के विरोध में कृत्य किया है। हम लोग इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे कि हम सत्ता में नहीं, आज वो सत्ता में है तो संविधान के विरोध में जाकर काम करते हैं। हमारा समाज जब सत्ता में आएगा तो ऐसे ऐसे काम करेंगे हम कि उनको उनकी रूह कांप जाएगी। अगर आज आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम भी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि संविधान के विरोध में काम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया, बुद्ध ने भी इस सिद्धांत को फॉलो किया। अगर आप अपनी जान को बचाने के लिए किसी की जान लेना चाहते हैं, अगर आपकी जान पर बनाई तो आप जान ले सकते हैं। ये संविधान में भी आत्मरक्षा के लिए है और बुद्ध ने भी अपने सिद्धांत में लागू किया, तो उस सिद्धांत को मैं फॉलो करूंगा। आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं तो ये पिंकी चौधरी हैं जो गाजियाबाद में खुली तलवारें बांट रहे हैं। हम कलम पर भरोसा करते हैं, वो तलवार पर भरोसा करते हैं। उनको लाइसेंस है, उनको लाइसेंस है तलवार लहराने का, जबकि संविधान आर्टिकल 19 में ये आज़ादी देता है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र लहराए किसी भी जो है कार्यक्रम का प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन उनको ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी इसलिए है, वो अस्त्र शस्त्र लहरा सकते कि वो सत्ता में है, उनके बाप सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके चाचा न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, उनके जीजा मीडिया में बैठे हुए हैं, इसलिए वो लोग जो है अस्त्र लहराते हैं। हम कहते हैं, चैलेंज देते हैं उनको, एक बार प्रधानमंत्री हम बन जाए, हमारे समाज का जागरूक व्यक्ति चंद्रशेखर, भाई चंद्रशेखर जैसे, वामन मेश्राम जैसे नेता अगर हमारे समाज में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, उनकी क्या औकात है कि तलवारें लहरा लें, तलवारें बांट लें। उनकी औकात हम तब देखेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से भैया के लिए। जी सिक्का, बहुत ही हर सिक्का भी लाया है।